Hello students, today we are going to study the DNA structure, its function and the properties of DNA molecule. As we know that DNA is a polymer of nucleotides, that is डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का यह पॉलीमर होता है और डीएनए हमें जो है न्यूक्लियस के अंदर मिलेगा जो क्रोमोसोम के रूप में पाया जाता है। कुछ मात्रा में डीएनए एनिमल सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है और प्लांट सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट दोनों में यह उपस्थित रहता है। डीएनए मुख्य रूप से आनुवंशिक सूचनाओं को रखता है तथा एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी पर ले जाने के लिए भी कार्य करता है। तो जो डीएनए के मुख्य घटक हैं वे हैं क्षारक, दैट इज नाइट्रोजन बेस, शुगर, और डीएनए के अंदर जो शुगर होती है वह है डीऑक्सीराइबोज शर्करा, तथा फॉस्फेट जो है वह मिलता है फॉस्फोरिक अम्ल यानी H3PO4 से। और ये तीनों जब मिल जाते हैं तो बनता है न्यूक्लियोटाइड यानी नाइट्रोजन बेस, डीऑक्सीराइबोज या राइबोज शुगर तथा फॉस्फोरिक एसिड। तो तीनों के जुड़ने से न्यूक्लियोटाइड, और अगर केवल नाइट्रोजन बेस तथा शुगर है तो उससे जो है न्यूक्लियोसाइड बनेगा। जो भी हमने कहा कि नाइट्रोजन बेस दो प्रकार के होते हैं, एक है पिरामिडिन्स और दूसरे हैं प्यूरिन्स। जो पिरामिडिन है वह 6 सदस्यीय वलय संरचना है, 6 मेंबर रिंग कंपाउंड है, जैसा आप बेंजीन पढ़ते हैं। हालांकि यह हेटेरोसाइक्लिक है यानी प्रत्येक कोण पर कार्बन न होकर कुछ स्थान पर हमें नाइट्रोजन, जैसा आप देख रहे हैं पहले और तीसरे स्थान पर नाइट्रोजन है, बाकी दूसरे, चौथे, पांचवें और छठे पर कार्बन है। जो प्यूरिन के अणु होते हैं, प्यूरिन में 2 रिंग होती है, एक 6 सदस्यीय, दूसरी 5 सदस्यीय रिंग होती है, और यह रिंग्स भी जो हैं वह हेटेरोसाइक्लिक रिंग्स हैं। पिरामिडिन्स 3 प्रकार के पाए जाते हैं, साइटोसिन, थाइमिन तथा यूरेसिल। तो ये 3 तो पिरामिडिन्स हैं। और जो प्यूरिन्स हैं वो 2 प्रकार के हैं, एडिनाइन तथा गुआनिन। इनकी संरचना में आप समानता देख सकते हैं। जो प्यूरिन्स थे, प्यूरिन के अंदर 6 सदस्यीय एक वलय उपस्थित हैं, और जो पिरामिडिन्स हैं उनके अंदर हमें 2 वलय मिलेगी, एक 6 मेंबर रिंग है और दूसरी 5 मेंबर रिंग होती है। तो जो प्यूरिन्स हैं उनका जब न्यूक्लियोसाइड बनता है यानी एडिनाइन के साथ जब हम राइबोज या डीऑक्सीराइबोज शर्करा जोड़ेंगे, तो जब आप राइबोज शर्करा जोड़ोगे तो क्या बनेगा, एडिनोसाइन, और जब डीऑक्सीराइबोज शर्करा जोड़ेंगे तो डीऑक्सी एडिनोसाइन। और जब इनका न्यूक्लियोटाइड बनाना हो तो यानी इसके साथ हमें फॉस्फोरिक एसिड भी जोड़ना पड़ेगा, तो एडिनोसाइन से यह हो जाएगा एडिनाइलेट यानी एडिनाइलिक एसिड जो आरएनए में होगा, और डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड डीएनए में होगा। गुआनिन का न्यूक्लियोसाइड गुआनोसाइन इन आरएनए, और डीएनए के लिए यानी जब डीऑक्सीराइबो शर्करा जुड़ेगी तो डीऑक्सी गुआनोसाइन। इसी प्रकार से इनके न्यूक्लियोटाइड आप ले सकते हैं। आरएनए के अंदर गुआनिन का न्यूक्लियोटाइड होगा गुआनिलिक एसिड या गुआनोलेट, या डीएनए के अंदर गुआनिन का न्यूक्लियोटाइड होगा डीऑक्सी गुआनोलिक एसिड या गुआनोलेट। पिरामिडिन्स हमारे पास 3 प्रकार के हैं, यह 3 प्रकार हो गए, साइटोसिन, थाइमिन तथा यूरेसिल। तो साइटोसिन का जो न्यूक्लियोसाइड है साइटिडाइन, और डीएनए के अंदर डीऑक्सी साइटिडाइन, न्यूक्लियोटाइड्स हो जाएंगे साइटिडिलिक एसिड, और डीएनए के अंदर डीऑक्सी साइटिडिलिक एसिड। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखें, थाइमिन केवल डीएनए में मिलता है तो इसका डीऑक्सी थाइमिडाइन और डीऑक्सी थाइमिडाइलिक एसिड यह बनेगा, और यूरेसिल जो है वह केवल आरएनए में पाया जाता है, तो आरएनए के अंदर हमें यूरिडाइन न्यूक्लियोसाइड और
डायलेनिक एसिड जो है वह आरएनए के अंदर इसका न्यूक्लियोटाइड होगा। तो जैसा आप देख रहे हैं कि कई एंटी कैंसर जो औषधियाँ हैं जिसमें हम डीएनए की प्रतिकृति को रोकने की कोशिश करते हैं, या जो वायरस डीएनए के अंदर परिवर्तन लाने की क्षमता रखते हैं, उनमें हम ऐसे यौगिक का इस्तेमाल करते हैं जो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स को प्रतिस्थापित कर लें और उसके कार्य को बाधित करते हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं एजिडोथाइमिडाइन जो एचआईवी के लिए औषधि दी जाती है, या इसी प्रकार से जो एंटी कैंसर औषधियाँ हैं वह इन्हीं प्यूरिन्स या पिरामिडिन्स के मॉडिफाइड केमिकल्स को हम यूज़ करते हैं। अब हम आते हैं डीएनए की संरचना पर। तो जो डीएनए की संरचना है वह, जैसा अभी हमने कहा, डीएनए इज़ अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो जो न्यूक्लियोटाइड है उसमें 3 घटक हैं, नाइट्रोजन बेस, पेंटोज एल्डोपेंटोज शुगर तथा फॉस्फोरिक एसिड। यह घटक दूसरे घटक से जुड़ा हुआ रहता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के ज़रिए। इस प्रकार से एक पूर्ण जो स्ट्रैंड है या टेम्पलेट है उसका निर्माण होता है, या जिसे हम प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए कहते हैं, यानी एक पट्टी बनी, सीधे शब्दों में कहें तो सिंगल स्ट्रैंड। तो ट्रेडिशनली जो डीएनए का सीक्वेंस है वो हम 5' to 3' लिखते हैं। 5' जो है इसका बेस एंड कहलाता है और 3' जो है वह इसका ग्रोइंग एंड कहलाता है। तो इस तरह से जो है प्रत्येक जो डीएनए की पट्टी होगी वो ध्रुवित रहेगी और 5 to 3 एंड रहेगा। जब हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर पर आते हैं तो जो अभी आपने एक पट्टियाँ पढ़ी वो आपस में जुड़ जाएगी और फिर सर्पिल रूप से डबल हेलिक्स का निर्माण करेगी। जो वाटसन और क्रिक ने जो मॉडल दिया था उसके अंदर हम यही देखते हैं कि किस प्रकार से डीएनए जो है डबल हेलिकल केमिकल है। इस प्रकार से इसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसमें 2 एंटी पैरेलल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आपस में जुड़ी होती है, एक अक्ष के चारों तरफ यह घूमते हुए। अब एंटी पैरेलल का अर्थ हुआ एक श्रृंखला का, यहाँ पर जैसे 5' एंड है और ये 3' एंड है, दूसरा जस्ट अपोजिट हो जाएगा, 3' होगा और यहाँ पर 5' होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो शुगर फॉस्फेट बैकबोन है वह बाहर की तरफ रहते हैं और जो नाइट्रोजन क्षारक हैं वो भीतर की तरफ होते हैं। तो इसको हम कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग रूल कहते हैं, जो कि एरविन चारागाफ नाम के साइंटिस्ट ने 1939 में प्रस्तावित किया था। तो डीएनए जो कि 2 पट्टियां हैं वो आपस में हाइड्रोजन बंध से जुड़ी रहती हैं। अब ये हाइड्रोजन बंध प्यूरिन और पिरामिडिन के मध्य बनते हैं, यानी जैसा आप देख रहे हैं कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो HOH या HNH की प्रकार से बनेगा। इस प्रकार से ये 2 पट्टियां बन गई। तो जो हाइड्रोजन बंध हैं एडिनाइन और थाइमिन के बीच में, AT के बीच में 2 हाइड्रोजन बंध होंगे, और C और G यानी साइटोसिन और गुआनिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बंध पाए जाएंगे। तो जैसा आप इन स्मॉल डॉट्स के फॉर्म में यहाँ पर देख रहे हैं, तो C और G के बीच में 3 हाइड्रोजन बंध हैं और A और T के बीच में जो है 2 हाइड्रोजन बंध हैं। तो इस प्रकार से डीएनए अणु बहुत ही स्थायी अणु, जैव अणु हो जाता है, क्योंकि इसमें बहुतायत में हमें हाइड्रोजन बंध मिलते हैं। तो जो डीएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो एक के ऊपर एक रखे हुए रहते हैं और इनकी दूरी जो है वह लगभग 3.4 एंगस्ट्रॉम के करीब रहती है। तो जैसे हमने कहा कि भाई ये यहाँ से यहाँ तक एक हेलिक्स है। इस हेलिक्स का जो लेंथ है वह है 34 एंगस्ट्रॉम और 2 बेस के बीच में जो दूरी है वह 3.4 एंगस्ट्रॉम है। वर्तमान में एंगस्ट्रॉम के बजाय हम नैनोमीटर यूज़ में लेते हैं, तो वह इस प्रकार से हो जाएगा कि लेंथ ऑफ 1 हेलिक्स इज़ 3.4 नैनोमीटर एंड डिस्टेंस बिटवीन 2 इज़ 0.34 नैनोमीटर।
तो इस तरह से आप देख सकते हैं जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं डीएनए के, जो अलग अलग रूप हमें मिलते हैं, ए डीएनए, बी डीएनए। जो हमारा नॉर्मल रहता है वो बी डीएनए होता है, जो राइट हैंडेडली ट्विस्टेड डबल हेलिकल मॉलिक्यूल हैं, जिसके प्रत्येक हेलिक्स में हम औसतन 10 जो है बेस पेयर्स कहते हैं। वैसे थ्योरेटिकली इसके अंदर 10.4 बेस पेयर्स होते हैं, और यह लगभग जो है दो बेस पेयर के बीच में जो विड्थ हो लेंथ होगी या दूरी होगी वह 0.34 नैनोमीटर के करीब रहती है। उठाव जो रहता है वह 3.40 नैनोमीटर रहेगा, और डायमीटर लगभग 2 नैनोमीटर या 2.37 नैनोमीटर पाया जाता है, या जिसे हम 20 एंगस्ट्रॉम भी कहते हैं डीएनए अणु का व्यास। और दोनों जो पट्टियां हैं वह एंटी पैरेलल होती हैं। मेजर ग्रूव तथा माइनर ग्रूव इसमें पाए जाते हैं जहां हिस्टोन प्रोटीन्स आगे चलकर जुड़ते हैं। इसी प्रकार से एक महत्वपूर्ण इसका फॉर्म होता है जेड डीएनए। जेड डीएनए जो फॉर्म है वह लेफ्ट हैंडेड होता है, और इसके प्रत्येक हेलिक्स में 12 बेस पेयर्स उपस्थित रहते हैं, और जो दूरी है दो बेस पेयर्स के बीच में वो 0.38 नैनोमीटर के करीब रहेगी। उठाव जो रहता है प्रत्येक का 4.56 नैनोमीटर के करीब रहेगा। और जेड डीएनए की खासियत ये है कि इसके अंदर अल्टरनेटिंग व्यवस्था रहती है बेस पेयर्स की, और मेजर तथा माइनर ग्रुप इस वजह से नहीं पाए जाएंगे। ये हमारा नॉर्मल जो 70 to 80% हाइड्रेटेड सेल के अंदर बी फॉर्म ऑफ डीएनए हमें मिलता है। तो जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर छोटा जो है माइनर ग्रूव है ये वाला, और ये बड़े आकार का जो है यह मेजर ग्रूव है। और इसमें बेस पेयर जो है 3.4 एंगस्ट्रॉम एक दूसरे से दूर हैं, या 0.34 नैनोमीटर। जो एक हेलिक्स की लेंथ है दैट इज़ 3.34 जो एंगस्ट्रॉम के करीब रहती है, या 3.4 नैनोमीटर के करीब रहेगी। और मेजर ग्रूव का जो व्यास रहता है 12 एंगस्ट्रॉम का, माइनर का 12 व्यास, और मेजर जो है वह 22 एंगस्ट्रॉम के करीब रहता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए जो है वह हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ जुड़कर क्रोमैटिन का निर्माण करता है, और उससे फिर इसका टर्शरी स्ट्रक्चर जो है वो बनेगा। तो डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर कॉइल्स अराउंड द हिस्टोन प्रोटीन्स, और इस तरह से जो है जो मूल इकाई इसकी टर्शरी स्ट्रक्चर की बनेगी उसे हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। तो जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो न्यूक्लियोसोम है उसके चारों तरफ डीएनए लपेटता है। न्यूक्लियोसोम्स हिस्टोन प्रोटीन से बने हुए रहते हैं, जो 5 प्रकार के होते हैं: H1, H2A, H2B, H3 तथा H4। तो इसमें H2A, H2B, H3 तथा H4 ये चारों दो दो अणुओं में यानी 8 मध्य में आ जाते हैं, जो आपको पीले रंग में दिखाई दे रहे हैं। इसको हम कोर पार्टिकल या ऑक्टामर कहते हैं, और उनके चारों तरफ डीएनए जुड़ जाता है। दो जो न्यूक्लियोसोम हैं उनके मध्य के डीएनए को हम लिंकर या स्पेसर डीएनए कहते हैं, और ये इस प्रकार से फिर वलयित होती चली जाएगी, यानी कॉइलिंग, फिर सुपर कॉइलिंग, रिकॉइलिंग, इस प्रकार की संरचना यहाँ होती चली जाती है, जिसकी वजह से आपको गुणसूत्र जो विशेष रूप से कब पैक होना चालू होते हैं, कोशिका विभाजन के समय, प्रोफेज के समय पैकिंग चालू होती है, और वो अपने उच्चतम स्तर तक पहुंचती है मेटाफेज प्रावस्था में, और हमें स्पष्ट मोटे और भली भांति दिखने वाले क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र वह मेटाफेज प्रावस्था में दिखाई देंगे। और वो किससे बने हुए हैं? डीएनए और हिस्टोन की कॉइलिंग के बाद उसकी रिकॉइलिंग हुई, सुपर कॉइलिंग हुई, और इस प्रकार से गुणसूत्र का विकास हो जाता है। अब जो इसके कुछ अन्य महत्वपूर्ण लक्षण हैं, जैसे डीएनए मेल्टिंग और एनिलिंग। यहाँ डीएनए मेल्टिंग का मतलब पिघलना नहीं है, बेसिकली डीएनए मेल्टिंग यानी डीनेचुरेशन। यदि आप डीएनए अणु को 90 डिग्री या ऊपर तक गर्म करते हैं तो उसकी वजह से इसकी दोनों पट्टियाँ खुलने लग जाती हैं, यानी हाइड्रोजन बंध विघटित होते हैं, और एनिलिंग में वापस से यह जुड़ जाते हैं यदि आप इसे क्रमशः धीरे धीरे ठंडा करेंगे तो। ये देखिए, आप डीएनए को आपने एनिलिंग करा,
तो इसकी दोनों पट्टियाँ खुल गई जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, और इसके लिए 90 डिग्री पर आप इसको गर्म करते हैं। और यदि आप इसको 90 डिग्री पर गर्म करने की वजह से इसका डीनेचुरेशन हो गया, जिसे हम मेल्टिंग कह रहे हैं, और जब धीरे धीरे ठंडा करेंगे तो यह वापस से पुनः कुंडलित हो जाती है। तो जो टेम्परेचर है, जैसा आप देख रहे हैं कि अगर आपको इसको 85-90 डिग्री तक पहुंचते हैं तो यह डीनेचुरेशन में पूरी तरह से पहुंच जाता है। और इस प्रकार से हम जो इसका मेल्टिंग है या डीनेचुरेशन है, ये इस पर भी डिपेंड करता है कि उसमें जीसी का अनुपात कैसा है, साइज़ डीएनए की कैसी है, और पीएच तथा जो आयंस की उपस्थिति है वो कितनी है। यदि जीसी की मात्रा ज़्यादा होगी तो जैसे प्रोकैरियोट के अंदर होता है, तो वहाँ पर हमें अधिक तापक्रम की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि हाइड्रोजन बंध की संख्या ज़्यादा होती है। एटी की मात्रा ज़्यादा होगी तो निश्चित रूप से वहाँ पर कम तापक्रम चाहिए होगा डीएनए को खोलने के लिए। तो इस तरह से जो आज हमने डीएनए के बारे में उसकी संरचना का एक बेसिक पढ़ा, और साथ ही साथ उसके जो महत्वपूर्ण कार्य हैं उनका हमने अध्ययन किया। तो हमने कहा कि डीएनए जो है उसमें 4 नाइट्रोजन क्षारक होते हैं, एडिनाइन, गुआनिन, साइटोसिन तथा थायमिन। यह जो हैं डीऑक्सीराइबोज शर्करा से जुड़ते हैं, फॉस्फोरिक एसिड से जुड़ते हैं, जिससे कि प्राइमरी संरचना का निर्माण होता है। प्राइमरी संरचना में न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में जोड़ने का कार्य फॉस्फोडाइएस्टर बंद करेंगे। जोड़ने की प्रक्रिया, जैसे आगे आप डीएनए रेप्लिकेशन में भी पढ़ेंगे, वह 3' के सिरे से होती है, यानी 5 से 3' की तरफ यह वृद्धि देखी जाती है। फिर हमने इसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर का अध्ययन किया, जिसमें यह कुंडलित हो जाता है। तो राइट हैंडेडली यह कॉइल हो जाएगा। और मानव का जो डीएनए है, जो 23 जोड़ी गुणसूत्र में आप देखते हैं, तो उसमें 3 × 10⁹ बेस पेयर्स पाए जाते हैं, और यह हमारे जो आनुवांशिक सूचनाएं हैं उनको संरक्षित रखते हैं। अगले लेक्चर में हम डीएनए के बारे में और विस्तार से पढ़ेंगे तथा इसका जो प्रतिकृति की जो प्रक्रिया है, रेप्लिकेशन की प्रक्रिया है, उसका अध्ययन करेंगे। थैंक यू।